गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज अपने को क्या करना है, कैपेसिटर्स के कुछ प्रॉब्लम्स करने हैं जो कैपेसिटर के भी हैं और पुराने टॉपिक में से भी पोटेंशियल एनर्जी सब मिक्स है, और कुछ मिक्स क्वेश्चंस भी करने हैं जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक अपन ने जैसे पढ़ा था, तो एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक या दो तीन डाइलेक्ट्रिक मान लो बीच में से खाली है इस टाइप के, या फिर कुछ ऐसे करने हैं जिसमें डाइलेक्ट्रिक को अपन इंसर्ट करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक को खींच लेता है कैपेसिटर। इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम्स, मिक्स टाइप के प्रॉब्लम्स करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन जो लिखा हुआ अपने पीछे आया वो है एन स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इक्वल रेडियस एंड इक्वल चार्ज कंबाइंस टू मेक ए बिग ड्रॉप। यानी छोटी छोटी बूंदें हैं, पानी की मान लो, मर्क्यूरी की मान लो, किसी की भी मान लो, जिसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा चार्ज है, मान लो स्मॉल क्यू चार्ज है, और ऐसी एन ड्रॉप्स और मिल जाती है तो बड़ी ड्रॉप बना लेगी। जब बड़ी ड्रॉप बना लेगी तो उसने पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द चार्ज, कैपेसिटी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बिगर ड्रॉप टू द स्मॉल ड्रॉप्स। आई बात समझ में? छोटी छोटी बूंदें हैं, छोटी छोटी बूंदें, ऐसी छोटी छोटी बूंदें मिलके बड़ी बूंद बना लेती है, और जब ये बड़ी बूंद बना लेती है तो उस केस में हमको ये बताना है कि बड़ी बूंद की रेडियस क्या होगी, उसकी कैपेसिटी क्या होगी। अब तो हाथ में भी नहीं आ रही बूंदे मेरे, ठीक है ना, और इधर अभी खत्म हुई नहीं है। तो ये सब बूंदे जब मिलेगी तो ये एक ऐसी बड़ी बूंद बना लेगी, और भी, ठीक है, अब हाथ में ही नहीं आ रही। तो हमको ये बताना है कि जो बड़ी बूंद बनेगी इसकी कैपेसिटी क्या आएगी एज कंपेयर टू द ओरिजिनल कैपेसिटी ऑफ ए सिंगल बूंद। सिंगल बूंद की कैपेसिटी क्या है, सी। सिंगल बूंद की रेडियस क्या है, आर। सिंगल बूंद पे चार्ज क्या है, क्यू। ठीक है, सब स्मॉल मान लो और कैपिटल मान लो बड़े पे। ठीक, चलिए क्वेश्चन चालू करें, समझे क्या बोल रहा है कि एक चार्ज ड्रॉप है जिसकी रेडियस आर है, दूसरे की भी रेडियस आर है, ऐसी कई सारी रेडियस आर और चार्ज क्यू वाली ड्रॉप्स मिल गई और मिल के उन लोगों ने एक बड़ी बूंद बना ली जिसकी रेडियस कैपिटल आर। इन सब की रेडियस क्या थी, स्मॉल आर। उसने दी नहीं है पर ये बता दिया है कि हाँ रेडियस जो है वो सेम है। ठीक है, रेडियस जो है वो सेम है और रेडियस कितनी आर है ये बता दिया उसने। आर के टर्म्स में तो हमने ले ली उसको। ठीक, अब सबसे पहले अपन यहां से स्टार्ट करें। नंबर वन वो ये बोल रहा है कि बताए व्हाट इज द चार्ज ऑन द बिगर ड्रॉप। तो हम क्या बोलेंगे कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज क्या होता है, एडिटिव होता है नेचर में, यानी जुड़ जाता। एक कुलाम फिर एक और डाल दिया, दो कुलाम फिर एक और डाल दिया, तीन कुलाम जुड़ जाता है। इट इज एडिटिव इन नेचर, उसका कोई मतलब नहीं। तो यदि एक बूंद पे चार्ज क्यू है, दूसरी में भी क्यू है, और ऐसा तीन में है तो कुल मिला के 3Q हो जाएगा। और ऐसा अगर n बूंदे हैं तो फिर कुल मिला के चार्ज कितना हो जाएगा, NQ। और ये किस पाया, बड़ी बूंद पे चार्ज। और बड़ी बूंद का चार्ज अपन ने क्यू मान लिया क्योंकि बूंद भी बड़ी है तो कैपिटल लेटर्स यूज कर लिए। तब बड़ी बूंद का चार्ज यदि क्यू है तो उस पे कितना आएगा, NQ। दिस इज द चार्ज। ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन बिग ड्रॉप टू स्मॉल ड्रॉप। तो बिग ड्रॉप पे चार्ज क्यू, स्मॉल ड्रॉप पे चार्ज क्यू, तो क्यू अपॉन क्यू का रेशियो पूछा गया है तो उसका आंसर है n, क्योंकि प्रश्न में n के अलावा कुछ नहीं दिया गया। उसने सिर्फ यही बोला ना कि n स्मॉल ड्रॉप्स, यानी हमारे सारे आंसर n में आने चाहिए। तो जो पहला आंसर हमारा आया वो ये आया कि q बाय q इज n। दिस इज द फर्स्ट आंसर। इसका मतलब Q का Q से रेशियो निकालोगे n आएगा। 10 बूंदे तो 10 गुना हो जाएगा, सिंपल सा है, उसके अंदर कुछ बड़ा दिमाग लगाने वाली बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटी। लेकिन कैपेसिटी इतनी आसानी से नहीं निकलेगी, उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि एक की कैपेसिटी कितनी, दूसरे की कितनी। तो सबसे पहले अपन ये बता करें कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप। ठीक है, क्या पता कर रहे हैं अपन, कैपेसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप। कैपेसिटी जब निकालेंगे तो यहां पे लिख देता हूं मैं, कैपेसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप। स्मॉल ड्रॉप की कैपेसिटी क्या है, तो उसका आंसर है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।
बोले ये कहां से आई? बोले स्फीयर की कैपेसिटी। याद है फॉर्मूला बिल्कुल स्टार्टिंग का, भाई गोला ही तो है बूंद, तो बूंद जो है वो गोला है, तो गोले की कैपेसिटी सिर्फ इसको चार्ज देंगे, इस गोले की कैपेसिटी क्या आएगी? 4πε0r। तो ये जो 4πε0r है, इसमें r इसकी रेडियस है, ठीक है। तो ये तो स्मॉल की कैपेसिटी निकल गई। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप? कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप, बड़ी बूंद की क्या? तो इट इज 4πε0r, क्योंकि बड़ी बूंद की रेडियस r मान ली अपन। लेकिन ये r है क्या? इसको n के टर्म्स में लाना पड़ेगा। तो मुझे पहले रेडियस फाइंड आउट करनी है कि बड़े बूंद की रेडियस छोटे बूंद की रेडियस के टर्म्स में क्या आएगी। तो क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं r इज इक्वल टू nr? भाई एक की रेडियस अगर r है, इसकी r, फिर इसकी भी r और इसकी भी r, तो ये सब मिलके 3 बूंदे अगर r r r रेडियस की हुई, तो बड़ी बूंद क्या 3r रेडियस की होगी? तो उसका आंसर नहीं होगी ना। ये वाली बूंदे अगर यूं लगा दोगे तो ये 3r रेडियस हो गई, लेकिन ये खाली स्थान कहां से भरेगा? बूंदे ऐसे थोड़ी सेट होती है, बूंदे ऐसे सेट होती है, एक इधर एक इधर एक इधर ऐसे। तो इनकी रेडियस कहां 3r होगी? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट हो गई, तो भी रेडियस 3 के बराबर हुई। तो ये यूं सेट होती है ना। इसका मतलब क्या है कि कई सारी बूंदें बढ़ेगी, तो उसकी जो रेडियस है वो nr नहीं होती। तो फिर क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं उसकी रेडियस? तो इसकी रेडियस निकालने के लिए हमने क्या बोला कि जितना मसाला इसमें है, मसाला मतलब मास, उतना ही मास उन सब में है, या जितना वॉल्यूम इसमें उतना ही वॉल्यूम इसमें, क्योंकि डेंसिटी तो सेम ही है, मास बोल दो वॉल्यूम बोल दो। तो हम ये बोले कि बड़ी बूंद का वॉल्यूम, बड़ी बूंद का वॉल्यूम बराबर n छोटी बूंदों का वॉल्यूम, ठीक है। बड़ी बूंद का वॉल्यूम बराबर n छोटी बूंदों का वॉल्यूम। तो हमने क्या बोला? वॉल्यूम ऑफ बिग बराबर वॉल्यूम ऑफ स्मॉल इंटू n। बोला ऐसे कैसे बोल दिया? अरे एक बूंद में जितना पानी इतना, 2 बूंद में कितना तो इतना, तो 2 बूंद मिलके बनेगा पानी, तो दिस पानी प्लस दिस पानी बराबर दिस पानी ना। इसका मतलब पानी का मात्रा मतलब क्या? वॉल्यूम। तो इतना वॉल्यूम प्लस इतना वॉल्यूम बराबर इतना वॉल्यूम। आटे की गोली दूसरी गोली मिलाई तो इतनी बड़ी गोली, इसका मतलब मटेरियल तो सेम ही होगा ना, तो मटेरियल को तो वॉल्यूम बोलते हैं। तो अंदर का जो मसाला है वो उतना ही रहेगा, n गुना हो जाएगा अगर n को 2 बूंद से 2 गुना हो जाता है। तो वॉल्यूम क्या होता है स्मॉल स्फीयर का? अरे इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? इसका वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? अंदर जितनी जगह खाली है वो, तो अंदर जितनी जगह खाली है वो कैसे निकलेगी इसके अंदर? ये आइसक्रीम है, आइसक्रीम का डब्बा है ये। तो ये जो क्वालिटी वॉल्स वाले जो आइसक्रीम बनाते हैं, या दूसरी कंपनी का अमूल वाले बनाते हैं, तो इसके अंदर आइसक्रीम भर देते हैं, तो वॉल्यूम से भरते होंगे ना कि कितनी आइसक्रीम आएगी इसमें ऐसे। तो व्हाट इज द वॉल्यूम? तो वॉल्यूम इज 4πr²। नहीं, स्क्वायर में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर में तो सरफेस एरिया होता है, यूनिटी चेंज हुई। तो 4/3πr³। तो इट इज 4/3πr³। ये किसका? छोटी वाली का। तो बड़ी वाली का क्या? बड़ी वाली का 4/3πr³। कोई डाउट इसमें? बड़ी बूंद का आयतन 4/3πr³, छोटी बूंद का आयतन 4/3πr³। आयतन मतलब क्या? वॉल्यूम। इसमें से 4/3 पाई से कैंसिल, बुरा मान गया, 4/3 पाई से कैंसिल। अब समझ में आ गया। तो r³ बराबर कितना हो गया? n इंटू r⁻3। अरे 4/3 से कैंसिल, पाई से कैंसिल, तो r³ बराबर r³ इंटू n हो गया ना। तो बड़ी बूंद की वैल्यू क्या आई? दोनों तरफ क्यूब रूट ले लो, तो क्यूब रूट ले लो तो ये हो जाएगा 1/3 हट जाएगा, इसके ऊपर 1/3 लग जाएगा और ये r आ जाएगा। इसका भी 1/3 कर दिया, इसका भी 1/3 कर दिया, इसका भी 1/3, 1/3 से कैंसिल, ये वाला कैंसिल, लेकिन ये वाला बच गया पावर में। इसलिए बड़ी बूंद की वैल्यू रेडियस छोटी बूंद से 1/3 r आएगी। आ गई बात समझ में? रेडियस निकल गई। अब हम क्या बोल रहे हैं कि कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप है 4πε0r। इस r की जगह हम लिख सकते हैं n की पावर 1/3r। ये लिखा, r की जगह n की पावर 1/3r। तो इस r की जगह मैंने n की पावर 1/3r लिख दिया। ठीक है, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द बिग ड्रॉप। अब उसने पूछा रेशो, तो रेशो कैपेसिटी बिग का कैपेसिटी स्मॉल से रेशो पूछा,
तो कैपेसिटी बिग कितनी है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन की पावर 1/3 आर, और स्मॉल की कितनी है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, आर से आर कैंसिल, बचा क्या? सिर्फ एन की पावर 1/3। और मैंने तुम्हें बोला है कि आंसर सिर्फ एन के टर्म्स में ही आएंगे, क्योंकि उसने एन के अलावा कुछ दिया ही नहीं है, इट इज गिवन, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, कहीं से कहीं तक कोई नंबर ही नहीं है। इसका मतलब आंसर दूसरे नंबर का क्या आ गया? एन की पावर 1/3। दिस इज द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटी। चार्ज का निकाल लिया, कैपेसिटी का निकाल लिया। अब उसके बाद हम निकालेंगे पोटेंशियल का, लेकिन उसके पहले आप इसे नोट करेंगे तो, क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा, तो मैं हट रहा हूं सामने से, आप नोट करिए फटाफट। चलिए, हो गया, मिटा रहा हूं मैं। अब ये बड़ी बूंद छोटी बूंद की यहां से यहां तक की चीजें मिटा दी, क्योंकि हमें पता पड़ गया कि कैपिटल आर जो है वो एन की पावर 1/3 आर। थर्ड नंबर पे उसने हमसे पूछा कि भाई वॉल्यूम नहीं, वोल्टेज का रेशियो बताओ, दैट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल का रेशियो बताओ। तो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ ए स्फीयर? जिसकी रेडियस यदि आर है तो उसका पोटेंशियल क्या होता है? तो पोटेंशियल का सिंपल फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये किसका पोटेंशियल आ गया? बिग का। अब उसने बोला है कि स्मॉल का पोटेंशियल क्या होगा इधर उसकी रेडियस आर है, तो स्मॉल का पोटेंशियल ऑफ स्मॉल, ये किसका था? बिग का था। विट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, वही चार्ज उस पर छोटा, रेडियस भी उसकी छोटी है, स्मॉल का आ गया। अब उसने क्या पूछा है कि भाई इसका रेशियो बताओ, ये बिग का स्मॉल से है, तो वी बिग, वोल्टेज बिग अपॉन वोल्टेज स्मॉल, पोटेंशियल बिग अपॉन पोटेंशियल स्मॉल, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। ये वाला लिख ही नहीं रहा मैं। वी बिग इज क्यू बाय आर एंड वी स्मॉल इज क्यू बाय आर ऊपर। ठीक है, कभी भी किसी चीज को डिवाइड करना हो ना ऐसे में, तो पलटा के मल्टीप्लाई कर दिया करो, सबसे आसान तरीका, कंफ्यूजन नहीं होता। ये ऐसा का ऐसा लिखा, डिवाइड करना है ना तो इसको पलटाया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो ये आ गया। अब यहां पे देखें Q की वैल्यू छोटे Q के टर्म्स में, तो उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि Q की वैल्यू छोटे Q के टर्म्स में NQ होती है। अरे ये है ना कैपिटल Q बराबर NQ, तो कैपिटल Q की जगह NQ लिख देंगे, तो ये हो गया NQ, छोटा r ही रहने दो। बड़ा R की वैल्यू क्या आई थी? तो तुमको याद हो तो बड़े R की वैल्यू आई थी n की पावर 1/3 R। अभी पिछले जन्म में ही पढ़ाया था ये, तुमको याद है? तो n की पावर 1/3 R, ये R की जगह लिख दूंगा मैं, तो n की पावर 1/3 R, और Q की जगह Q ही लिखे रहने देंगे। आ रही बात समझ में? तो ये Q से R काट दिया, फिर बुरा मान गए तो ठीक है, फिर से Q से R काट दिया, मानते रहो बुरा। n की पावर, n ऊपर है और नीचे क्या आया? n ऊपर है, नीचे क्या आया? n की पावर 1/3, ये बचा, क्योंकि Q से Q कट गया, R से R कट गया। अब क्या बचा? n की पावर 1 बचा ना, तो 1 माइनस 1/3, क्योंकि बेस से मतलब पावर माइनस हो जाती है, तो ये हो जाता है n 3 - 1 इज 2/3। ये इसका आंसर आ गया 2/3 रेशियो। ये किस किस का रेशियो है? वोल्टेज बिग टू वोल्टेज स्मॉल, मींस पोटेंशियल का रेशियो n की पावर 2/3। देखो बढ़िया बढ़िया आंसर आ रहे हैं। पहले आया था n की पावर 1/1, 1/3, 2/3। अब एक और बचा है एनर्जी का, शायद वो 4/3 आ जाए, नहीं आता, 4/3 नहीं आता। चलो नोट करो, देखते हैं इसको। इधर मिटा के लिख रहा हूं, एनर्जी का रेशियो। तो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर? तो उसका आंसर है हाफ CV², उससे भी निकाल सकते हो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एनर्जी? तो एनर्जी जो होती है उसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं। एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV² है, एनर्जी इज इक्वल टू Q²/2C है। ये आते तो सब इसी से है ना, एनर्जी से। Q इक्वल टू CV बदल के हो जाता है। एनर्जी इज इक्वल टू हाफ QV है, QV ये भी फॉर्मूला एनर्जी का, कोई सा भी लगा लो, मैं ये वाला लगा रहा हूं, जिसको जो इच्छा हो लगा लो। तो एनर्जी ऑफ स्मॉल, स्मॉल की एनर्जी बोलो क्या? तो U इज इक्वल टू Q²/2C। ये एनर्जी ऑफ क्या है? स्मॉल। अब एनर्जी ऑफ बिग, बड़ी बूंद की एनर्जी, बिग की एनर्जी, इट इज इक्वल टू क्या? Q² अपॉन 2 कैपिटल C।
ये स्मॉल सी है। अब Q क्या होता है, एन क्यू हो जाता है, याद है। और 2 टाइम्स कैपेसिटी जो बिग की आती है वो हो जाती है n की पावर 1/3 कैपेसिटी ऑफ द स्मॉल। कैपेसिटी बिग अभी तो निकाली ना, n की पावर 1/3 स्मॉल, पिछले जन्म में तो निकाली। तो अब पूछा एनर्जी ऑफ बिग अपॉन एनर्जी ऑफ स्मॉल, तो एनर्जी ऑफ बिग डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ स्मॉल करोगे तो एनर्जी ऑफ बिग लिख लेना पहले ये, ठीक है, दैट इज n स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल सी इंटू, अब एनर्जी ऑफ स्मॉल से डिवाइड करना है ना, तो ये जो एनर्जी ऑफ स्मॉल इसको पलटो, तो 2c ऊपर क्यू स्क्वायर नीचे और मल्टीप्लाई कर दो, तो 2c ऊपर क्यू स्क्वायर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। कभी भी डिवाइड करना हो तो पलटा के मल्टीप्लाई कर दिया करो, ठीक। इसमें 2 से 2 कैंसिल, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल, c से c कैंसिल। अब बचा क्या तुम्हारा, n की पावर 2 बचा और नीचे n की पावर 1/3 बचा। बेस सेम है, पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी तो 2 में से 1/3 माइनस हो जाएंगे, तो इट विल बी 3 2 जा 6 माइनस 1 इज 5/3। ये आ गया इसका आंसर, 3 2 जा 6 माइनस 1/3 इज n इक्वल टू 5/3। ये आ गया इसका एनर्जी का रेशियो। तो यहां एनर्जी का रेशियो पूछा था वो भी निकल गया। आ रही बात समझ में। तो कुल मिला के अगर वो बोलेगा चार्ज का रेशियो, याद कर लो क्वेश्चन को, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 2500 बार पूछ चुके, हर किताब में मिलता, ठीक है, याद ही कर लो। वहां कौन करेगा इसको, ऐसे ही याद कर लो। चार्ज कितना, एन क्यू, कैपेसिटी कितनी, n की पावर 1/3 c, पोटेंशियल कितना, n की पावर 2/3 c, एनर्जी कितनी, n की पावर 5/3 c, ठीक है। तो बस इतना याद कर लो, 2/3, 5/3, 1/3 और 1, बस 4 ही तो बातें पूछी जाती। चलिए लिख लें फटाफट इसको, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, नोट करें फटाफट। चलिए आगे बढ़ाते हैं। हमने ऐसा पढ़ा, क्या पढ़ा, हमने ऐसा पढ़ा कि कैपेसिटर जो रहता है उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डला रहता, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डला रहता। तो ये वाले कैपेसिटर को अपन ऐसा सोचे कि 2 प्लेट से मिलकर बनाया, तो बीच में अपन ने कागज कपड़ा लोहा नहीं, कागज कपड़ा प्लास्टिक कुछ भी रख दिया, इट इज ए डाइलेक्ट्रिक, नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। लेकिन हमने जब डाइलेक्ट्रिक भरे थे तो पूरे भरे थे, तो उसकी कैपेसिटी आई थी इप्सिलॉन नॉट k/d। मान लो उसने जो डाइलेक्ट्रिक भरा उसमें एक प्लेट है और प्लेट की थिकनेस t है, और जो 2 डाइलेक्ट्रिक में बीच में 2 प्लेट्स के बीच में आ तो गई लेकिन गैप रह गया, तो ये बताएं कि उसकी कैपेसिटी क्या होगी, ठीक है। तो अब जो अपने को क्वेश्चन करना है वो है कैपेसिटर with half filled dielectric, कैपेसिटर विथ हाफ फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। हाफ फिल्ड का मतलब ऐसा नहीं कि आधा भरा है, हाफ फिल्ड मतलब कम भरा है। ये जो वाटर इट इज हाफ फिल्ड, ठीक है, इसका मतलब तुम बोलोगे नहीं यहां तक नहीं है तो कम है हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड मींस कहीं तक भी भरा, पूरा नहीं भरा। पूरा नहीं भरा तो उसकी कैपेसिटी कैसे निकालोगे, तो देखें यहां पे अपन ने कैपेसिटर लिया, ये कैपेसिटर के प्लेटों के बीच की दूरी थी d, पूरा भरा होता तो इसकी कैपेसिटी होती इप्सिलॉन नॉट k/d, जहां पे k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यदि पूरा कॉर्नर तक होता, ठीक है, पूरा भरा डाइलेक्ट्रिक। लेकिन इसने क्या किया, इसने बोला पूरा नहीं भरा, फिर क्या किया, तो यहां से सिर्फ इतना लिया, इतना डाइलेक्ट्रिक भरा और यहां से यहां तक की थिकनेस है t, तो t इज द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, और बचा हुआ इसने कुछ डाइलेक्ट्रिक में रखा ही नहीं, खाली है। तो ये बताओ कि इसकी कैपेसिटी क्या है यदि एरिया ऑफ द प्लेट्स a है, एरिया ऑफ द प्लेट्स a है, तो फाइंड द कैपेसिटी। अब इसको चाहे क्वेश्चन जैसा कर लो या फिर मैं ऐसे ही लिखवा देता हूं इसको। तो देखो सबसे पहली चीज ये है कि हम क्या करेंगे कि हम इसको बोलेंगे कि 2 कैपेसिटर्स हैं,
एक कैपेसिटर जो है वो इतना इतना है और दूसरा कैपेसिटर खाली है, इसके पड़ोस में है, तो ये यहां से लेके यहां तक का एक कैपेसिटर मान लेंगे और इसके पड़ोस में दूसरा कैपेसिटर मान लेंगे। अब ये जब कैपेसिटर मानोगे तो एक कैपेसिटर जो तुमने ये माना जिसमें डाइलेक्ट्रिक डला हुआ है, और दूसरा कैपेसिटर इसके पड़ोस में माना जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं डला हुआ, यानी एयर डली हुई है। तो ये दोनों आपस में सीरीज में आ गए, कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 2। दिख रहा है भाई, एक के पीछे एक यूं ही तो लगे हुए ना, तो ये ऐसे ही मानोगे अगर तुम इसको एक कैपेसिटर मान लेते हो, इसको दूसरा मान लेते। ये मन से प्लेट बना सकते हैं बीच में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लेट हो भी तो भी कोई फर्क नहीं हो तो भी। रीजन क्या है कि अगर यहां पे प्लस दोगे तो यहाँ माइनस आएगा, तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली प्लस इंड्यूस हो जाएगा, तो ये प्लस वाला माइनस वाले के साथ बनाएगा ना, और उसके बाद फिर आगे फिर इंडक्शन होगा। तो इसलिए जो है वो हम उसको प्लेट जैसा मान सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि दो कैपेसिटर मान लो। दो कैपेसिटर यदि तुमने मान लिए तो फिर पहले की कैपेसिटी निकालो, दूसरे की कैपेसिटी निकालो और उनको सीरीज में डाल दो। तो कैपेसिटी ऑफ द वन इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि उसमें तो डाइलेक्ट्रिक है। एरिया उसको पूरा मिला, प्लेट का पूरा एरिया है इसके पास, इप्सिलॉन नॉट के ए। लेकिन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये इसकी सेकंड प्लेट मानी जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट सिर्फ यहां से यहां तक की मिली, अगले को डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट यहां से यहां तक की मिली। तो इसको डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट मिली टी, और इसको डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट मिली टी माइनस डी माइनस टी। ये हिस्सा जो यहां से यहां तक का ना, डी माइनस टी थिकनेस का है, क्योंकि ये टी थिकनेस का। तो पहले वाले को जो थिकनेस मिली वो मिली टी की, और दूसरे वाले को मिली डी माइनस टी की, तो इसको मिली टी की, तो कैपेसिटी दूसरे की हो गई इप्सिलॉन नॉट के की जगह 1, क्योंकि एयर है, अपॉन ए इंटू डी माइनस टी। ये हो गया कैपेसिटी 2। ठीक, थोड़ा सा फास्ट पढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि टाइम लिमिटेड होता, इधर और इधर की बाउंड्रीज फिक्स होती है। इसके बीच में अगर आपको 50 क्वेश्चन कराने हैं तो आपको स्पीड लेनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा कि अगर 10 ही क्वेश्चन कराए तो वो इतने स्पान में 10 क्वेश्चन फंसेंगे, जल्दी जल्दी करा दिया तो इतने स्पान में 50 क्वेश्चन फंसेंगे। अब चूंकि सिलेबस ज्यादा ही है और समय कम रह गया है परीक्षा में, इसलिए जो है स्पीड बढ़ानी ही पड़ती है। तो आप लोगों को फुल कंसंट्रेशन से देखना है वीडियो को, और याद रखें कान में लगा के फुल स्पीड कर लें, उसकी जितनी स्पीड मतलब आवाज तेज कर लें, ताकि अड़ोस पड़ोस की कोई आवाज सुनाई नहीं दे। पूरी तरीके से आपको इसमें घुस जाना है, फटाफट देखना है उसको, ठीक है, और आगे बढ़ाना, और एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ेगा ना जब तक कहीं से भी आवाज नहीं आएगी और कोई दिखाई भी नहीं देगा, बिल्कुल ही उसी के पास देख रहे होगे, तो तुम्हारी स्पीड अपने आप ही दिमाग की बढ़ जाएगी। जहां 10-20 विचार दिमाग में आने लगते हैं वहां पे स्पीड कम हो जाती है। कोई अड़ोस पड़ोस में दिख जाता है, कोई बातें कर रहा होता है पीछे, वहां को डिस्टर्बेंस होता है, हमारी स्पीड लो हो जाती है। सब पूरा कमरा बंद करो। यहां पे जो शूटिंग करता एक मच्छर नहीं आ सकता, पूरा कमरा पैक है, ठीक है। वो बात अलग है कि उसके बावजूद आवाजें आती है क्योंकि खिड़की है सामने, तो 2-2 3-3 उसके अंदर पर्दे डाल रखे हैं, उसके बाद उसको रोक रखा है, खिड़की भी बंद रहती है पूरी। तो इस तरीके से कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना, नहीं तो फिर क्या होगा कि मन इधर उधर चला जाएगा। आपको किसी की आवाज सुनाई दी, फिर आपने उधर मन लगा लिया, तो यहाँ पे तो स्पीड में चल रही कहानी, कुछ समझ में ही नहीं आएगी। बहुत सारी जेम्स बॉन्ड की इंग्लिश की फिल्में होती है, 5 मिनट इधर से इधर मुंह कर लो, समझ में नहीं आता क्या 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 हो गया उसके अंदर, ठीक है। हिंदी फिल्मों में तो पता रहता है कि अभी हीरोइन चक्कर लगाएगी पेड़ के, फिर गाना होगा, फिर माँ विलेन जैसी बीच में आ जाएगी तुड़वाने के लिए, वो हमको पता रहता है, इसलिए हम उसको जो आधा इधर देखते आधा उधर देखते तो भी चल जाता, ठीक है। तो इधर कंसंट्रेट करें। यहाँ पे समझ में आई बात, यहां से यहां तक जो है वो कैपेसिटी क्या है, टी थिकनेस, तो टी ले ली, और यहाँ पे थिकनेस क्या ले ली, डी माइनस टी ले ली, और ये दोनों काय में डले हुए हैं, सीरीज में। क्यों सीरीज में, क्योंकि ये इसके आगे ये इसके आगे। सीरीज का फॉर्मूला क्या, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। अब तुम बोलोगे ये क्यों यूज किया, तो मैंने बताया कि जब अपॉन में होता है तो ये यूज करना है, ठीक है। जब भी ऐसे अपॉन में आए तो ये यूज करना, लेकिन 3 माइक्रोफेराड 6 माइक्रोफेराड हो जाए तो ट्रिक यूज करना, लगा दो इसमें। तो 1/c इज इक्वल टू 1/c1 का मतलब इसका उल्टा, तो टी ऊपर इप्सिलॉन नॉट के ए प्लस डी माइनस टी ऊपर इप्सिलॉन नॉट ए। ये जो आया है इसमें एलसीएम ले लो, नीचे क्या लोगे, इप्सिलॉन नॉट के ए, एलसीएम ले लो, ठीक है। इप्सिलॉन नॉट के ए नाम का एप्सिलॉन, तो 1/c इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट के ए, एलसीएम ले लिया मैंने। ये तो पूरा है तो टी आ गया ऊपर,
इसमें k नहीं था तो k का मल्टीप्लाई होगा इसके अंदर, तो प्लस k टाइम्स d माइनस टी। इसको पलट दो तो उधर भी पलट जाएगा, तो c इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट k a अपॉन t प्लस k d माइनस टी। ठीक है, अब क्या करो कि ये जो k आया है ना, k, ये वाला k, इस k को पलटी खिलाओ नीचे, और ये इस यहां नहीं, इसके भी नीचे आ सकता है अगली स्टेप में। तो ये स्टेप ऐसे आएगी, इप्सिलॉन नॉट a अपॉन टी प्लस के डी माइनस टी, सब वैसा का वैसा, और ये अपॉन में k चला गया दोनों के। ये कैसे हो गया चमत्कार, क्योंकि यहां का जो है ना वो ऊपर आ जाता है, थर्ड नंबर पे रहता है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर थर्ड नंबर वाला फर्स्ट पे आ जाता है, वो देता ही है ना उसके नीचे, रिवर्स होके आएगा मल्टीप्लाई। क्योंकि किसी चीज को जब अपन डिवाइड कर रहे होते हैं ना, तो पलटा के मल्टीप्लाई करेंगे तो के ऊपर और वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। अब क्या करो, टी के अपॉन में के को अलग करो और उसके अपॉन में अलग करो, तो c इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट a अपॉन इसके अपॉन में अलग करो तो t बाई के, प्लस इसके अपॉन में अलग करो तो k से k कट गया, k बाई के, और ये हो गया d माइनस टी। अब ये k से k काट दो, बस आ गया तुम्हारा आंसर, c इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस टी प्लस t अपॉन k। इतनी कैपेसिटी होगी इसकी, इप्सिलॉन नॉट a d माइनस टी प्लस t अपॉन k। इट इज द कैपेसिटी ऑफ ए हाफ फिल्ड कैपेसिटर्स। ठीक है, फटाफट नोट करें, आगे बढ़ा रहा हूं, पॉज दबाएं। चलिए, अब उसने क्वेश्चन ये पूछा कि भाई तुमने क्या किया था कि इसको बिल्कुल ही उधर चिपका लिया था, यदि मैं बिल्कुल इधर चिपका लूंगा तो क्या कैपेसिटी वही आएगी? तो उसका आंसर है हाँ वही आएगी। क्या इस डाइलेक्ट्रिक की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि हमने इधर ले लिया या इधर ले लिया तो कैपेसिटी चेंज होगी? तो उसका आंसर नहीं करता। उसका रीजन क्या है, जब तुम इसको इधर बिल्कुल इधर शिफ्ट कर दोगे तो इधर से डी माइनस टी हो जाएगा, इधर से डी हो जाएगा, तो ये वाला इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? सब कुछ इधर उधर करने से फाइनल आंसर तो वही आने वाला। इसका मतलब इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन। इसको बीच में कर लें, इधर से x छोड़ दें, इधर से y छोड़ दें, तो भी वही आंसर आएगा। तुम चाहो तो डेरिवेशन करके देख लो, उसमें 3 कैपेसिटर्स बनेंगे। इधर वाला अगर x छोड़ा है, इधर वाला y छोड़ा है, तो इधर वाला जो है वो तुमको क्या करना पड़ेगा, बीच में से d माइनस टी, और इधर वाला भी माइनस करना पड़ेगा, इधर वाला भी माइनस करना पड़ेगा। तीसरे कैपेसिटर को सॉल्व करोगे तो भी वही आएगा। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक की पोजीशन पे डिपेंडेंट नहीं। तो अपन इसमें नोट डाल देंगे, डाइलेक्ट्रिक कैसा भी इधर उधर शिफ्ट करना, जो करना करो, परंतु आंसर वही आने वाला। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, यहां स्टार बना के लिख रहा हूं, तुम भी लिख लो हाथ के हाथ। दिस रिजल्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, पोजीशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक की पोजीशन पे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, बात समझ में आ गई? कहीं पे भी लगा दो। मान लो किसी ने बोला डाइलेक्ट्रिक की जगह इसी थिकनेस का मेटल पीस डाला तो क्या आंसर आएगा? ठीक है, तो वो एक स्पेशल केस बना देंगे हम स्पेशल केस क्या बना देंगे कि अगर उसने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला, डाइलेक्ट्रिक बेसिकली जो है वो नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, तो उसकी जगह उसने क्या कर दिया, मेटल प्लेट डाल दी, थिकनेस टी की मेटल प्लेट डाल दी। ठीक है, तो अगला क्या क्वेश्चन दिया, इसका बी पार्ट, व्हाट इज द कैपेसिटी इफ डाइलेक्ट्रिक is replaced by metal plate of same thickness, metal plate of same thickness। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक के है इसको हटाया और इसकी जगह मेटल प्लेट डाली, तो बेसिकली मेटल प्लेट का कुछ नहीं होता, के इंफिनिटी होता उसका। मेटल प्लेट का के क्या होता है, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट के डाल देंगे अपन इस फॉर्मूले में, तो पुट के इज इक्वल टू इंफिनिटी इन द फॉर्मूला। फॉर्मूले में डालो के इज इक्वल टू इंफिनिटी, यहां पे डालो इस फॉर्मूले में, तो ये हुआ c इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन इंफिनिटी। हमें यह पता है कि एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज 0। हमें यह पता है कि मुझे यह पता है, तुम्हें भी पता है ना, तो एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज 0।
किसी के अपॉन में अगर इन्फिनिटी आ जाता है तो उसको जीरो बोल देते हैं, इसको जीरो अगर बोल दिया हमने, इट इज जीरो, तो उस वाले केस में क्या बचा हमारा फॉर्मूला, C इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। बस ये आंसर आ जाए। अगर तुमने मेटल प्लेट डाली तो ये हो जाए। ऐसा क्यों हो गया? फॉर्मूला निकालने के बाद सोचना है उसको कि ऐसा क्यों हो गया, ये कैसा कैपेसिटर है। तो ये एक ऐसा कैपेसिटर है जो कि थिकनेस D माइनस टी रखता है और सादा कैपेसिटर है एयर वाला। देखो इसकी कैपेसिटी निकालोगे तो ये आएगी ना, C इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट, K है ही नहीं, A एरिया है अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D माइनस टी। इसका मतलब इतने की ही कैपेसिटी रह गई, इतने की, यहां से यहां तक की। तो ये वाले इतने हिस्से की कैपेसिटी रह गई, इसकी कैपेसिटी जीरो हो गई, तो हो ही गई ना। अरे तुमने यहां पे मेटल भर दिया, ये प्लेट काहे की बनी हुई थी, काले कलर की प्लेट काहे की थी, मेटल की थी। उसके बाद तुमने लाल कलर का भी मेटल भर दिया, तो मेटल से मेटल भर दिया तो ये तो मोटी प्लेट मेटल की हो गई, ऐसा मान लो ना। तो बची क्या, इतना सा कैपेसिटर तो बचा, इधर भी एक प्लेट है इधर भी एक प्लेट है, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं था ना वैसे भी, सिर्फ इतना से की तो कैपेसिटी बचेगी। तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधे इससे कैपेसिटी निकाल लेते ना अपन। तो मेटल प्लेट्स अगर उसने इधर भी भर दी, उसने बोला इधर y थिकनेस की भर दी या x थिकनेस की भर दी, तो हम बोलेंगे कि अब D माइनस टी बचा था ना, उसमें से भी x कम हो गया, उसमें से भी x कम हो गया, तो D माइनस टी माइनस x के हिसाब से इतनी कैपेसिटी बची। अगर उसने बोला और भर दिया तो और कैपेसिटी कम हो गई, उसने बोला पूरा ही भर दिया तो कैपेसिटी खत्म ही हो गई। कैपेसिटी खत्म हो गई तो ऐसे सिस्टम की कैपेसिटी क्या होती है बताओ, जिसके अंदर पूरे में मेटल भरा हुआ, बोलो क्या, जीरो की इंफिनिटी? ध्यान से सोच के बता। ऐसे सिस्टम की कैपेसिटी जिसके अंदर फुल मेटल भरा है, जीरो है कि इंफिनिटी है? तो उसका आंसर है जीरो नहीं है, उसका आंसर है इंफिनिटी। क्यों इंफिनिटी है? फॉर्मूले से भी इंफिनिटी आएगा, ठीक है। देखो कैसे, जब पूरे ही भर दिया तुमने तो C इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट K बाई डी लगा पाओगे ना। और K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है तुम्हारा, मेटल, मेटल की जगह इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मल्टीप्लाई करोगे तो इन्फिनिटी आएगा ना। इसका मतलब इसमें फिर अपन ये फॉर्मूले से थोड़ी डिराइव करें, हम सीधे बोल देंगे इन्फिनिटी, क्योंकि K इन्फिनिटी है, वो कोई पार्शियल फील्ड थोड़ी है। ये जैसे हाफ फील्ड या पार्शियली फील्ड थे, वो पार्शियली फील्ड थोड़ी है, तो फुल फील्ड है, और फुल फील्ड है तो सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। तो ऐसे की फुल फील्ड मेटल की क्या आएगी कैपेसिटी, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये वाला लिख लें पहले, और लिखने के पहले एक बार जरा ध्यान से सोच के बताएं कि ऐसा कैसे हो गया कि किसी चीज की कैपेसिटी इन्फिनिट होगी। पहले भी मैंने एक बार समझाया था, फिर से बताऊंगा। इसकी कैपेसिटी मेटल की प्लेट जोड़ देने से K बराबर इन्फिनिटी या मेटल डाल देने से इस सिस्टम की कैपेसिटी इनफाइनाइट कैसे हो गई। ये यहां से यहां तक की है, तो इसकी कैपेसिटी इन्फिनिटी का मतलब समझते हो? तो इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी का मतलब होता है कभी ना भरने वाला। कैपेसिटी है ही है उसकी, मतलब डाले जाओ उसमें चार्ज डाले जाओ, वो कभी नहीं भरेगा। तो उसका कारण क्या है, ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये अर्थ से जुड़ा होता है इस साइड से, और इस साइड अपन चार्ज देते हैं, ठीक है। एक साइड अर्थिंग होती है, एक साइड पे अपन चार्ज देते हैं। या अगर कोई बोलता है कि निगेटिव टर्मिनल होता है, तो वो भी एक तरीके से अर्थ ही है, क्योंकि वो गोल घूम गया है। तो एक तरफ चार्ज देते हैं, एक तरफ अर्थिंग रहती है, ठीक है। इसको मैं एक तरफ अर्थ करूं और एक तरफ चार्ज दूंगा, ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या बोला कि इसको तुमने जोड़ दिया अर्थ से और बीच में मेटल की प्लेट डाल दी। अब मेटल की प्लेट डाल दी तो चार्ज क्या हुआ, यहां से चला, इस मेटल में से होता हुआ अर्थ में घुस गया। अब ये चार्ज खत्म हो गया, मान लो तुमने 10 कूलम दिया था, खत्म, तुमने 10 कूलम और दे दिया, वो भी जाके घुस गया। अर्थ में तो इन्फिनिटी चार्ज घुस सकता, तो तुम सीधे ही अर्थ से जुड़ गए ना। अब तुम कितना भी चार्ज दो, 100 दो, 1000 दो, तो सब अर्थ में चली जाएगा। तो खा कौन रही है, धरती, लेकिन नाम किसका हो रहा है कि कैपेसिटर खा रहा है, इसलिए कैपेसिटर की जो है वो इन्फिनिटी मान ली गई, हो ही गई। मतलब सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान सी बात है। ये बॉटल की कैपेसिटी 1 लीटर पानी है, मैं अगर नीचे छेद कर दूं तो बताओ इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? तो उसका आंसर इन्फिनिटी हो जाएगी। भरते रहो जीवन भर, कभी नहीं भरेगी है। जब भर जाती है तो ही तो बोलते हैं ना कैपेसिटी फिल हो गई। तो यहां पे जब तुमने कैपेसिटर को इस साइड से और इस साइड से दूसरी साइड का अर्थ से जोड़ दिया, द कैपेसिटी बिकम्स इनफाइनाइट। क्लियर हुई बात है? तो मेटल प्लेट वाला भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, लिख लें इसको। अब पॉज दबाएं, फटाफट दबाएं।
हाँ, अब एक क्वेश्चन और देखें। हमने एक पट्टी की जगह कई सारी पट्टियां डाली हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक की, और पूरा भर दी है। ठीक है, ये इसका लास्ट केस है, इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक भरे हुए हैं, ठीक है, लेकिन एक के बाद एक है। तो ये इस तरीके से टी थिक डी है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, और उसके बीच में कई सारे डाइलेक्ट्रिक, एक नहीं, पतले पतले कई सारे। ये एक, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, एंड सो ऑन। इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, K3, K4 एंड सो ऑन अप टू n। ठीक है, और इनकी थिकनेस है T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन, लेकिन भरे लास्ट तक हैं अप टू n, Tn। और यहां पे भी क्या होगा, Kn तक है। अब उसने पूछा है कि ये बताओ कि इस सिस्टम की कैपेसिटी क्या है जिसमें बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक पतले पतले भरे हुए हैं अलग अलग थिकनेस के। तो हम क्या बोलेंगे कि डाइलेक्ट्रिक जो भी भरा हो, कैपेसिटी आती थी C इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K, ये आती थी जब एक सिंगल भरा रहता था और बचा हुआ खाली रहता था। ये वाला सिंगल भरा रहता था और बचा हुआ खाली था, तो फर्स्ट केस में हमने बोला था कि ये हमारी कैपेसिटी आई थी। ठीक, अब क्या होगा कि सेम ऐसा ही चलेगा, C इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A अपॉन ये जो T अपॉन K है ना, थिकनेस, ये हो जाएगा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, जहां तक तुम्हें चलाना है वहां तक, Tn अपॉन Kn। ठीक, प्लस इसके आगे D माइनस T लिखा हुआ है, तो T की जगह हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3, जहां तक तुम्हें चलाना, और माइनस लगा के आगे क्या लगेगा, D। दिस विल बी द कैपेसिटी। आई बात समझ में? एक T की जगह T1, T2, T3 कर दिया, D तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स हो तो D ही रहेगा। उसके बाद T बाई K की जगह T बाई K1, T बाई K2, T बाई K3 कर दिया। लेकिन हमें एक चीज ये पता पड़ी कि T1 में T2 जोड़ दें और उसमें T3 जोड़ दें और ऐसा जोड़ते जाएं Tn तक, तो D के बराबर ही होता है। हाँ कि ना? कंसंट्रेट करें, T1 में T2, T3, T4 सब जोड़ देंगे तो ये लास्ट जो आएगा वो D के बराबर ही होगा, क्योंकि फुल भर गया है ना, फुल भर गया है, तो ये सब जोड़ने से D के बराबर ही होगा। और ये सब अगर D के बराबर ही होगा तो इसकी जगह D लिखा जा सकता, और D से D कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह क्या लिख सकते हो तुम, यहां पे D लिख सकते हो, तो D से D कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हारे पास C क्या बचेगा, C इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 एंड सो ऑन। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ दिस सिस्टम अप टू Tn बाय Kn। ये कैपेसिटी आएगी, दिस इज द आंसर। कोई डाउट इसमें? लिख लें फटाफट। क्लियर हुआ है? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, नोट कर लें। देखिए क्वेश्चन आ गया है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेंटेन्ड एट सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन अ 3 mm thick slab is introduced between the plates. In order to maintain the same potential difference, the distance between the plate is now increased by 2.4 millimeter. Find the dielectric constant of this slab. समझ में आ रहा है तो पॉज करो, ट्राई करो, नहीं आ रहा तो देखो मैं कैसे समझा। A parallel plate capacitor is maintained at certain potential. Parallel plate capacitor का कुछ पोटेंशियल था। When a 3 mm slab is introduced between them, उसके अंदर एक 3 mm की स्लैब डाली, to maintain the potential difference, the distance between the plates is now increased by 2.4 mm. तो हमें क्या करना पड़ा है, जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है वो 2.4 mm बढ़ाना पड़ा, तो हम वापस से उसी पोटेंशियल डिफरेंस पे पहुंच गए। तो पहले ये समझिए क्या बोल रहा है, क्या बढ़ाना पड़ा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने के लिए Q इक्वल टू CV में अगर V सेम करना चाहते हो
तो तुम्हें Q वही, C वही बने रहने देना पड़ेगा। ठीक है, अगर पोटेंशियल ही सेम रखना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि C वही बना रहने देना पड़ेगा। ठीक, तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखने के लिए कैपेसिटी सेम होनी चाहिए, मतलब डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद भी वही होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं, डाइलेक्ट्रिक अगर तुमने डाला, कागज, कपड़ा, प्लास्टिक कुछ भी डाला, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब बढ़ जाती है तो तुम्हें कम करनी पड़ेगी, तभी जाके पुराने जैसी होगी। अब पुराने जैसी होने के लिए तुम्हें कम करने का एक ही तरीका है कि प्लेटों को दूर खिसका दो, क्योंकि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ती है तो कैपेसिटी डिक्रीज होती है। तो एक तो तुमने क्या किया, प्लेट डाल के कैपेसिटी बढ़ाई, फिर बाद में प्लेटें खींच के कैपेसिटी कम कर दी, यानी कि ओरिजिनल जैसी हो गई, वापस से पुराने जैसी हो गई। तो हमने क्या बोला, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली, वो भी पूरी नहीं डाली, कुछ थिकनेस वाली डाली, और उस थिकनेस वाली डाइलेक्ट्रिक स्लैब से कैपेसिटी बढ़ी तो हमने प्लेट खिसकाई। प्लेट के बीच में अब नई दूरी अपन ने कर दी डी डैश, जो पहले की डी थी अब डी डैश कर दी, लेकिन इसकी कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक डले हुए दूर प्लेटों के बीच की कैपेसिटी उतनी ही होनी चाहिए जितना बिना डाइलेक्ट्रिक के सादे कैपेसिटर की थी। तो अगर कैपेसिटी सेम होगी तो चार्ज सेम होंगे, तो वोल्टेज भी सेम होंगे। ठीक, तो आप पूरी बात समझे। वो ये बोल रहा है कि पहले एक कैपेसिटर था जिसमें कुछ नहीं था। तो पहले क्या था, पहले की बात ये थी कि एक कैपेसिटर था जिसके प्लेटों के बीच की दूरी d थी और अंदर कुछ नहीं था, एयर थी। तो इसकी कैपेसिटी जो पहली थी वो इप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी थी। ये पहले कैपेसिटी थी। ये क्लियर है बात, कैपेसिटी पहले ये थी। अब क्या किया, तो अब उसने उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाला, लेकिन वो डाइलेक्ट्रिक पूरा नहीं, उसकी थिकनेस है कुछ टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक डाला। जब डाइलेक्ट्रिक डाला तो कैपेसिटी बढ़ी, कैपेसिटी बढ़ी, पर प्लेटों को दूर खिसकाकर कैपेसिटी वापस C1 जैसी कर दी। प्लेटों को दूर खिसका के कैपेसिटी वापस C1 कैसी कर दी। तो अपन अब नई कैपेसिटी निकालें, तो उसमें हमने क्या बोला कि अब उसने क्या किया, प्लेटों को दूर खिसकाया। जब प्लेटों को दूर खिसकाया तो सीधी बात है उनके बीच में डिस्टेंस d तो रह नहीं गया, नया डिस्टेंस आ गया d डैश। प्लेटों को दूर खिसकाया, पहले प्लेट कहां पे थी, तो पहले प्लेट मान लो कि यहां पे थी, यहां से यहां तक की दूरी d हुआ करती थी। अब प्लेट को खिसका दिया, ठीक है, प्लेट को खिसका दिया तो उस वाले केस में जो है वो यहां तक पहुंच गई, और उसमें वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो डली हुई है, वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डली रहती किए, तो ये डाइलेक्ट्रिक डाली जिसकी थिकनेस कितनी है t, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है k। ये डली रहने दी, प्लेट खिसका दी। ये उसकी ओरिजिनल प्लेट थी यहां पे, लेकिन अब इसको खिसका के यहां पहुंचा दी। अब बोलो इस सिस्टम की कैपेसिटी क्या है। इस सिस्टम की कैपेसिटी हमने बोला कि इसकी कैपेसिटी आई C2 विच इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी, लेकिन d नहीं, d माइनस टी प्लस टी बाई के। अभी फॉर्मूला जो डिराइव किया d माइनस टी प्लस टी बाई के, तो d माइनस टी प्लस टी बाई के, ये इसकी कैपेसिटी आई खिसकाने के बाद और डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद। डाइलेक्ट्रिक से बढ़ गई थी, लेकिन प्लेटों को दूर करके हमने क्या किया, वापस से वैसी की वैसी कर दी, अब वापस पुरानी जैसी हो गई। ये फॉर्मूला तुम्हें समझ में आया, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के, तो टी बाई के और डी माइनस टी वैसा का वैसा ही, लेकिन डी डैश क्यों, क्योंकि खिसका चुके हैं। अब C2 जो है वो C1 के बराबर है, क्योंकि हम इसको खिसका चुके हैं, तो ये कैपेसिटी और ये कैपेसिटी पुराने जैसी हो गई, जो थी वही है, दोनों बराबर है। ये है वो थी और दोनों बराबर है क्योंकि प्लेटें खिसका दी। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर करो, आपस में बराबर करो, तो इससे मिलेगा तुमको इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी डैश माइनस टी प्लस टी अपॉन के, इट इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये दोनों आपस में बराबर कर दिया। बराबर कर देने से इप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल होगा। इसका मतलब d जो है वो इसके बराबर आ गया, d इसके बराबर आ गया, तो इसके आगे की कहानी इनसाइड लिख दी। वो ये कर दी कि d बराबर आ गया है हमारा
डी बराबर आया है डी बराबर डी डैश माइनस टी प्लस टी बाय के। ठीक, ये वाला इधर ले जाओ, डी माइनस डी डैश उधर करो, तो टी माइनस टी बाय के इज इक्वल टू डी डैश माइनस डी। इसमें से टी कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन के इज इक्वल टू डी डैश माइनस डी। ठीक है, थिकनेस है इसकी, थिकनेस कितनी दे रखी है उसने, थिकनेस ऑफ द स्लैब कितनी दे रखी है, वेन ए 3 मिलीमीटर थिक स्लैब, तो थिकनेस ऑफ द स्लैब यानी कि टी बराबर दे रखा है 3 मिलीमीटर, 3 की पावर माइनस 3 मीटर, मिलीमीटर है ना, टी इक्वल टू 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर। के निकालना है, डी माइनस डी डैश क्या है, तो देखो डी ये था पुरानी दूरी और डी डैश ये है इसकी नई दूरी। इसका मतलब ये डी था प्लेट और ये यहां से यहां तक डी डैश है, तो डी माइनस डी डैश मतलब यहां से यहां तक की दूरी है। तो यहां से यहां तक की दूरी वही है जितना खिसकाना पड़ा, डी माइनस डी डैश मतलब इस प्लेट को इतना खिसकाना पड़ा, तो उसने बोला प्लेट को खिसकाना पड़ा 2.4 मिलीमीटर। इसका मतलब डी डैश माइनस डी डायरेक्ट दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू 2.4 और मिलीमीटर यानी 10 की पावर माइनस 3। समझ में आई बात, डी पे था, खिसका के इधर कर दिया, तो प्लेट कितनी खिसकाई, तो इधर से इधर तक खिसकाई, जो खिसकाया वही तो दे रखा है कि प्लेट डिस्टेंस इज इंक्रीज बाय 2.4 मिलीमीटर। प्लेट डिस्टेंस इंक्रीज किया तो वही तो पूछ रहे हैं अपन कितना किया, तो वो आया डी डैश माइनस डी, इतना खिसकाया, ये गिवन है, इट इज 2.4 मिलीमीटर, ये है 2.4 मिलीमीटर। पुरानी प्लेट से नई प्लेट के बीच की दूरी उतना ही तो खिसकाया उसको। ठीक है, तो जब तुम्हारे पास ये आ गया है और ये आ गया है तो रख देते हैं, इसमें आ जाएगा आंसर उससे सीधे सीधे। तो टी की जगह मैंने क्या रखा, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 1 माइनस 1 अपॉन के विच इज इक्वल टू, इसकी जगह लिखा मैंने 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, माइनस 3 कैंसिल, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन के इज 2.4 बाय 3, ये इधर ले जाओ उधर ले जाओ तो 1 माइनस 2.4 बाय 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन के, this minus this is 0.6 divided by 3 is equal to 1 upon k, इसलिए k is equal to 3 upon 0.6, पॉइंट हटाया ऊपर 30 आया, 6 से 5 बार कट गया तो आंसर 5, 6 5 30। आया समझ में, थोड़ा सा कठिन था लेकिन अच्छा कंसेप्ट क्लियर कर रहा है। वो दो केसेस कंबाइन कर रहा है, जिसके अंदर छोटा टी वाला केस जो अभी आज पढ़ा अपन ने, और एक ओरिजिनल के बराबर कर दिया, डायलेक्ट्रिक डाला, खिसका के ओरिजिनल के बराबर कर दिया। तो उसने पूछा है कि डायलेक्ट्रिक कितने का डाला होगा जब 2.4 खिसकाना पड़ता। उल्टा भी आ सकता है, डायलेक्ट्रिक 5 का डाला तो बताओ कितना खिसकाना पड़ेगा, मतलब डी डैश माइनस डी डैश पूछ रहा है, डायलेक्ट्रिक 5 दे रखा है, उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता। ठीक है, चलिए ये आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, अगली क्लास में मिलेंगे, नोट कर लीजिए आप इसको फटाफट, पॉज का बटन दबाएं।